जी बच्चे क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी करें। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। Sir, what topics are we going to talk about today specifically? Okay, first of all, lattice energy, and then we will continue reversible, irreversible reactions, and क्या सकते हैं जी, state of chemical equilibrium, equilibrium constant expressions, and then last one is the application of equilibrium constant. तो इनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा लैटिस एनर्जी से, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो उसमें मैं कुछ फैक्टर्स आपको बता दूं जस्ट, और फिर हम इंशाल्लाह आगे मूव कर देंगे। तो लैटिस एनर्जी बेटा हमारा टॉपिक है। तो लैटिस एनर्जी में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि लैटिस एनर्जी क्या है, जिसमें आपके पास गैसियस आयंस आपस में मिलते हैं। गैसियस आयंस आपस में मिलेंगे, वेरी कॉमन, सोडियम एंड क्लोरीन, और 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बना देंगे। क्या बना देंगे? 1 मोल आयनिक क्रिस्टल। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अगर फॉर्मेशन हो रही है तो इस केस में रिलीज होगी, और अगर इसकी डीकंपोजिशन हो रही है तो वो एब्सॉर्ब होगी। सो इन केस ऑफ फॉर्मेशन वी कंसीडर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस आर formed a 1 mole of a crystal, ठीक है। तो in case of dissociation we consider with the positive charge। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि आयंस मिल रहे हैं और आपके पास क्या बना रहे हैं बेटा, वो आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। जी बच्चे, मरीम राशिद बेटा। जी बच्चे, क्वेश्चन तो सॉलिड थे सर। वो जो ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला टॉपिक है, इसमें फेडरल की बुक का टेम्परेचर 18 डिग्री है और पीटीपी की बुक में 13 है, तो हम कौन सा करें? 13 है बेटा, 13। सर हमारी बुक में तो 18 है ना। नहीं, आप इसको नेट पे सर्च करें, आपको 13 मिलेगा। ओके सर। हाँ, वो मे बी वो मिसप्रिंटिंग की वजह से ऐसा लिखा गया हो। बाय द वे वो 13 ही मैंने देखा है, इसको एक बार फिर कंफर्म भी कर लेंगे हम, ठीक है। ओके, अच्छा बेटे, तो ये हमारे पास लैटिस एनर्जी है। अब लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ये हम फैक्टर, ये एमसीक्यू बेस है। तो देखें जी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, अगर तो पहले फैक्टर समझ लें तो फिर हम सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चार्ज टू साइज रेशो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज टू साइज रेशो पे। तो बेटा इट मींस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साइज के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं एमसीक्यू शेयर करता हूँ आपके साथ। Lattice energy of the ionic compound. Lattice energy of ionic compound. Alpha option है, decrease with cation size decrease. Beta option है, decrease with cation size increase. चार्ली ऑप्शन है both, एंड डेल्टा ऑप्शन है none। तो अगर आप यहां से साइज वाला फैक्टर देख रहे हैं बेटा, तो साइज इतना कम होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर साइज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। इनवर्स रिलेशन देखना है, तो यहाँ कम हो रही है with the cation size increase, so the correct option is beta। इसमें बेटा आपके पास बीटा जो ऑप्शन है वो राइट कंसीडर होगी। ओके, अब हम कुछ और भी एमसीक्यू करते हैं। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। ए ऑप्शन हम लिखते हैं NaCl, ए ऑप्शन लिखा हमने NaCl। बीटा ऑप्शन लिख देते हैं हम लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड है। चार्ली ऑप्शन लिख देते हैं जी पोटेशियम क्लोराइड, एंड डेल्टा ऑप्शन है बेटा आपके पास सीजियम क्लोराइड। ठीक हो गया, ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। अब आप बताएं इनमें से मैक्सिमम किसका होगा? जी मैक्सिमम जो है वो अगर देखें तो सोडियम है, सब में क्लोरीन 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 तो सेम है, क्लोरीन सेम है,
यहाँ भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। इट मींस आपने किसको देखना है, कैटाइंस को। तो कैटाइंस में से किसका साइज सबसे बड़ा है, किसका साइज सबसे बड़ा है, सीजियम का, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। इट मींस ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम किसका होगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा, यानी कि आपके पास मैक्सिमम किसके लिए होगा, लिथियम क्लोराइड के लिए होगा। ठीक हो गया, तो मैक्सिमम और मिनिमम आपने दोनों बता दी। इसी तरह से अगर तो मैं और ऑप्शंस भी लिखूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर NaBr, बीटा ऑप्शन लिख दी NaCl, चार्ली ऑप्शन लिख दी NaF, डेल्टा ऑप्शन लिख दी NaI। ओके, अगर इनमें से पूछा जाए कि बताएं किसकी मैक्सिमम होगी, तो बड़े केसेस में सोडियम तो सब में सेम है, तो किसको देखना है, क्लोरीन को, तो एनाइन के लिहाज से आप इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक हो गया, तो अगर आपसे पूछ रहे जी मैक्सिमम किसकी होगी, जी मैक्सिमम किसकी होगी, जिसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो साइज स्मॉल किसका है, क्लोरीन है, तो इसकी मैक्सिमम होगी। और साइज बड़ा किसका है, आयोडीन का, तो इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ये विद रिस्पेक्ट ऑफ साइज है। अब हम बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज। विद रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज तो देखें, अगर यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस दे दी जाए, यहाँ पूछ लेते हैं बताएं कि Mg पॉजिटिव 2 है, Ca पॉजिटिव 2 है, Na पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव है। ये 4 ऑप्शन है। मैंने आयन कोई भी आप बना सकते हैं, लाइक MgCl2 CaCl2, मैंने आयंस की फॉर्म में लिख दी है। तो बताएं इनमें से सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी किसके लिए होगी। तो बेटा जिसका चार्ज पहले देखें, चार्ज में विन देखें, चार्ज में विन करेंगे तो ये दो। अब इन दोनों में से कौन विन करेगा, जिसका साइज छोटा होगा, यानी कि मैग्नीशियम। सो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी मैक्सिमम की, वो कौन सी होगी बेटा, आपके पास मैग्नीशियम होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने आपके साथ लेटेस्ट एनर्जी की कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। तो इसमें देख ले बेटा, क्वेश्चन है तो मुझे बता दें जी, जिन्होंने एड्रेस किया है। सर हमारी जो पीटीपी है उस पे साइड टेबल दिया हुआ है, तो वो क्या हमने करना है? क्या बेटा? सर पीटीपी पे जो साइड टेबल है लेटेस्ट एनर्जीज का डिफरेंट हाँ करना है, लाजमी करना है। सर वहाँ पे केबीआर की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो -665 है और 7 चैप्टर माइनस को ये सर जी देन सर जो चैप्टर 7 है उसमें एक न्यूमेरिकल है, उसमें केबीआर की कैलकुलेट करनी है, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, -672 पॉइंट समथिंग है। तो हमें कौन सी फॉलो करनी है? जो आपको टेबल में दी हुई है ना, आपने वो फॉलो करनी है। जो आपको टेबल दिया हुआ है, लेटेस्ट एनर्जी के साथ टेबल दिया हुआ है ना, वो फॉलो करेंगे आप। ओके सर। जी वकार हसन बेटा और सईदा नूर, आप भी फटाफट क्वेश्चन करें। शाबाश, वी हैव ओनली 1 मिनट। जब आप मास के बारे में बात कर रहे थे, यू जस्ट लुक एट द मोलर मास टू डिटरमिन? No, here we only consider the charge to size. Size means number of shells, okay? या वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, okay? ये चीज देखनी है। सर फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल, ये हम नहीं करेंगे इसमें रेडियस रेशियो की जो बात है, इसलिए जी बेटा क्या बोला आपने? सर फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल, इसमें रेडियस रेशियो भी जी। इसमें रेडियस रेशियो वाला एमसीक्यू वही था ना, सीजियम फ्लोराइड, और हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, हमने वो डिस्कस कर लिया था। अच्छा सही। ओके, अब बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हैंड जो है ना वो उसको लोअर कर लें ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। अच्छा जी बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पर जो न्यू टॉपिक है वो है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्शन। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। तो इसमें छोटी छोटी बातें आपको सिखा दूंगा, छोटे ट्रिक हम सीख लेंगे, तो फिर आगे ली शेट्टियर प्रिंसिपल एंड सो ऑन बड़ा इजीली आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपने सीखना है यहाँ पर बेटा, हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक जिसको आप क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, और दूसरा बेटा क्या होता है आपके पास, इरिवर्सिबल। ठीक हो गया, ये 2 तरह के रिएक्शन है, आपने इनको डिस्कस करना है। अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में बहुत कॉमन सा डिफरेंस है कि रिवर्सिबल वो होगा जो रिवर्स हो सकता है। जो क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो ये आपके पास अगर रिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये रिवर्स हो सकता है और ये वाला रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक हो गया, यानी इन अदर वे अगर डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो जो रिवर्सिबल है इसकी बोथ डायरेक्शंस होती हैं, और जो इरिवर्सिबल है इसकी सिर्फ और सिर्फ बेटा 1 डायरेक्शन होती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखें रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले तो बहुत ही कॉमन हम लिखते हैं a प्लस बी, इसने मिलकर बेटा c प्लस d बना दिया, ये रिवर्सिबल एक्शन है। तो क्या हम साइन शो करते हैं, तो अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डबल हेड एरोस के साथ शो करते हैं, और जबकि इसके लिए आप एक सिंगल एरो को यूज करते हैं इरिवर्सिबल के लिए। नेक्स्ट आ जाइए डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, बल्कि इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है। प्रोडक्ट बन गया, स्टोरी एंड हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट कंडीशंस देखें कि इसमें कोई कंडीशंस भी इफेक्ट करती हैं, तो बेटा जो आपके पास रिवर्सिबल है इसके लिए क्लोज सिस्टम का होना जरूरी है, और ये जो है ये आपके पास ओपन सिस्टम में भी हो सकता है, ठीक हो गया। और कुछ इसकी एग्जांपल्स कोड कर दें, कॉमन एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन आयोडाइड मिल रहा है आपको, उसकी एग्जांपल्स भी यहाँ कोड कर सकते हैं, लाइक अमोनिया प्रोसेस फॉर्मेशन जो है 2NH3, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। ये रिवर्सिबल कौन से हो सकते हैं, ये इसमें और भी लिख लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, हमने सिस्टम क्लोज की बात की है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ये भी क्या है, रिवर्सिबल है। एंड बहुत सी एग्जांपल आप यहाँ कोड कर सकते हैं। तो इरिवर्सिबल में आप रेडॉक्स रिएक्शन लिख दें कोई, या आप कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख दें, डिस्प्लेसमेंट लिख दें, तो कोई एसिड ले लें लाइक HCl है, NaOH से मिल रहा है, तो क्या बनाएगा आपके पास ये आपके पास NaCl साल्ट और वाटर बना देगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिंगल हेड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया गया। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो आपने याद रखनी है विद रिस्पेक्ट ऑफ रिवर्सिबल और विद रिस्पेक्ट ऑफ इरिवर्सिबल डायरेक्शंस, ठीक हो गया। कुछ और सीखते हैं हम। यहाँ पर हमने कहा A, B, C और D में जा रहे हैं। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ये दोनों क्या है, These are reactants, और C प्लस D क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स है, ठीक हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ये हर बार प्रोडक्ट ही हो, अगर तो रिवर्स रिएक्शन है तो नॉर्मली ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं ना, हम बोल ऐसे देते हैं कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा होता है बेटा रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं, और रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब अगर तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहे हैं, एक एक डेफिनेट चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम होगा कि उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसको फिर हम बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं उसको, रेट। अगर तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो उसके लिए फिर हम वर्ड यूज करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर तो बेटा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहे हैं तो उसके लिए बोलते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, जरूरी नहीं कि रिवर्स बैक रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन भी लिखा जा सकता है, दोनों बातें ही ट्रू होती है। अच्छा जी, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे, और जो रिवर्स है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है बेटा। प्रोडक्ट होंगे तो रिएक्टेंट में जाएगा तो ये रिवर्स होगा, और रिएक्टेंट्स होंगे तो प्रोडक्ट में जाएगा तो फिर ही वो फॉरवर्ड होगा। तो इट मींस किसी भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की चेंज जो कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आता है वो डिपेंड करता है कि वो फॉरवर्ड है या रिवर्स हुआ है, ठीक हो गया। यहां तक तो हमने बहुत सी कॉमन बातें पढ़ी है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। बात करते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम की। हमारे पास बेटा डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं, और इक्विलिब्रियम की डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें से यहां पर हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा बोल सकते हैं कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम आ गया। तीसरा आप कह सकते हैं कोई डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया, और फोर्थ वो है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये चार टाइप्स हैं, हमें बस इनका जस्ट थोड़ा सा आइडिया लेना है, और फिर हम इंशाल्लाह केमिकल इक्विलिब्रियम को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो जी मरियम राशिद बेटा क्वेश्चन करें।
सर बोर्ड थोड़ा जूम कर दें। बेटा ये आपको नजर नहीं आ रहा? सर वो साइड पे जो भी आप लिखने वाले हैं वो थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। छोटा देख लिया करें, लेकिन अदरवाइज मुझे बार बार वहां से जाके चेंज करना पड़ता है इसको, इसलिए वो मसला कर देता है। मैं इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कर देता हूँ, ये काम करना, ठीक है? ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। सिंपल एग्जांपल क्या लिखते हैं आप? कोई बुक है, कोई पेन है या लैपटॉप है, कहां पर पड़ा हुआ है? टेबल पे। तो लैपटॉप ऑन टेबल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। लैपटॉप ऑन टेबल, ठीक हो गया? फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या आएगा आपके पास कि इसमें क्या हो रहा है आपके पास, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है? उसमें इक्विलिब्रियम आ गया। जैसे आपके पास आइस और वाटर है, वाटर आपके पास लिक्विड में था, किसमें चला गया? आइस में चला गया। किसमें चला गया? आइस में चला गया। इनमें भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है बेटा? डिफरेंट है। दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है? डिफरेंट है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक में क्या होता है? उसकी जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं और प्रोडक्ट किसमें जा रहे हैं? रिएक्टेंट्स में जा रहे हैं। डायनामिक आ रहा है यानी उनकी कंसंट्रेशन डायनामिक है। डायनामिक मीन चेंज आ रहा है। जैसा कि आप कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं, यानी कि डायनामिक वे में होंगे, ठीक है? तो यहां पर मैं मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देता हूं। क्या लिखता हूं जी? मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? ये आपके पास है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स में जाएंगे, कोई केमिकल चेंज आएगा। फिजिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में आ गया, केमिकल कंपाउंड चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम में डायनामिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, ठीक है? और वो केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। अगर उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज वो डायनामिक तो है ही, ठीक है? तो उसको अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, उसको यहाँ पर प्रॉपर देंगे ताकि आपको अच्छी तरह से वो चीज नजर भी आए। तो उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जी बच्चे क्वेश्चन है कोई? करें जी। सर वाटर ये कैसे इक्विलिब्रियम में हो गए सर? इक्विलिब्रियम तो तब एस्टैब्लिश होता है ना जब कंडीशन रिवर्सिबल रिएक्शन तब होता है जब कंडीशन हम सेम रखें। तो वाटर एट ए टाइम आइस और आइस वाटर में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? आपका मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा बोलिएगा, क्या कहा? सर वाटर और आइस में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होगा? ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे है? ये एक्सप्लेन करें। रिवर्सिबल है, हमने तो पढ़ा है, ये तो अभी हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो सारा क्या था कि वो टेम्परेचर जहां पर एक ही जो आपके पास एलिमेंट है वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे आम कॉमन एग्जांपल है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो लिक्विड और आइस में को एग्जिस्ट करता है। वर्ड को एग्जिस्ट आपने सुना होगा, को एग्जिस्ट मीन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है? उनमें इक्विलिब्रियम होता है। आपने जब भी ये रिएक्शन देखा होगा आइस और वाटर वाला, तो इसमें रिवर्सिबल का साइन होगा, कभी भी इरिवर्सिबल साइन नहीं हो सकता, ठीक है? तो इनमें हाँ जी, ओके जी बेटा। मैं पूछ रहा था कि I had a little bit of a net problem. Can you please explain the static and physical again? My net went off. Difference between the Static and physical. My net messed up a little bit, so I wasn't able to. static mean, okay, static means क्या होता है? बिल्कुल वो रुका हुआ है, स्टैटिक है। जैसे कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, लाइक प्रोडक्ट बन गया है, स्टोरी एंड होगी, लाइक लैपटॉप ऑन अ टेबल, ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो चेंज नहीं हो रहा, देयर इज नो चेंज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बट इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम देयर इज अ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, लाइक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड सो ऑन। इस तरह से ये जो चेंज होगा ये आपके पास क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज, यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया जाएगा। जी रफाकत बेटा।
सर मैं भी फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहा था। तो बता दिया मैंने, तो हैंड डाउन कर ले बेटा। बस सर ठीक है। ओके शाबाश। ओके नेक्स्ट चलते हैं बेटा। वकार अगर क्वेश्चन है तो बेटा बताएं, अदरवाइज हैंड जो है उसको डाउन करें ताकि मुझे नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकूं। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये दो तरह का हो सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं। ये बेटा आपके पास होमोजेनियस भी हो सकता है और बेटा ये आपके पास हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजेनियस भी और हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस मींस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का फेज सेम होगा। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का फेज सेम होगा, मैंने फेज के लिहाज से बात कर रहा हूं। और हेट्रोजीनियस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का फेज सेम नहीं होगा। जैसे बेटा यहां पर मैं दो एग्जांपल्स लिखता हूं, अभी मैंने पहले भी लिखी थी। N2 है, 3H2 है, 2NH3। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। सो दिस इज ए होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप हेट्रोजीनियस की बात करें तो अभी हमने लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा डिसोसिएट कर दे, कैल्शियम ऑक्साइड बना दे, कार्बन डाई गैस है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये क्या हो जाएगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये दो तरह का हो सकता है, होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी है? कंडीशन नंबर 1 कहता है जी सिस्टम क्लोज हो, रिएक्शन रिवर्सिबल हो। रिएक्शन क्या हो? रिवर्सिबल हो, दोनों साइड्स पर मूव कर सके, डायनामिक इन नेचर हो। और केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड RF बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स RR। ये भी कंडीशन का होना जरूरी होता है। तो ये तमाम बातें आपने यहां पर याद रखनी। अच्छा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। एट केमिकल इक्विलिब्रियम, एट केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट नंबर 1 है concentration of reactants greater than the concentration of product. Point number 2 है concentration of reactants less than the concentration of product. And point number 3 है concentration of reactants and concentration of products are same. बेटा तीनों केसेस पॉसिबल है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो इसके लिए जो मैं लाइन लिख रहा हूं वो आपने गौर से स्टडी करना है। एट केमिकल इक्विलिब्रियम concentration of reactants and products are constant, not equal. इक्वल कवर्ड अगर लिखा हो तो आपने वो उस पे टिक नहीं करना। किस पे टिक करना है जी? कांस्टेंट पे। वो कांस्टेंट होगी चाहे वो ज्यादा हो प्रोडक्ट से, चाहे प्रोडक्ट से कम हो, प्रोडक्ट के इक्वल हो, लेकिन रहेगी क्या? कांस्टेंट रहेगी। क्या? कांस्टेंट। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आप यहां पर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की बात करते हैं जो कि Kc के साथ रिप्रेजेंट होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Kc और उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन को आप स्टडी करते हैं तो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम वहां से Kc एक्सप्रेशन जो है उसकी हेल्प लेंगे। तो Kc एक्सप्रेशन आप कैसे ड्रा करते हैं बेटा? Kc एक्सप्रेशन क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास A है, उसके मोल्स A है, B के मोल्स स्मॉल b है,
C के मोल्स स्मॉल c है और D के मोल्स स्मॉल d हैं, और आप इसका Kc एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं बेटा? Kc एक्सप्रेशन। तो कैसे लिखेंगे? लिखा जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A एंड बेटा B की पावर B। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स लिखा जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती है। जी बेटा। सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें, ये आपने जो लिखवाया था एट केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। मैंने बेटा लिखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होगी, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हो, जरूरी नहीं है कि वो कम हो, ना ही जरूरी है कि वो ज्यादा हो। तीनों केसेस हो सकते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस में वो इक्वल भी हो सकती है, कुछ में ज्यादा हो सकती है, कुछ में कम हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये बात बोलिए। ओके सर। जी चलते हैं आगे बेटा। तो केसी एक्सप्रेशन मैंने लिखा। केसी एक्सप्रेशन में किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। जी उमामा बेटा क्वेश्चन करें। जी वकार आप करें क्वेश्चन बेटा। सर आपने कहा था कि there could be an example where the reactions are greater than the products greater than reactants, or they're both equal. So if the reactants are greater than the products, does the Kc change as well? So the Kc goes up and down based off the value, but or does it remain constant? Because I remember learning that the Kc is just chemical equilibrium. So if the reactants are more and products are less, then the equilibrium just shifts down, but it maintains the equilibrium. Okay, yes. हम ये जो आप बात कर रहे हैं बेटा, इसको हम डिस्कस करेंगे ली शटलियर प्रिंसिपल पे कि चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि किस तरह से चेंज होगा, अभी इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर। एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। जी बच्चे मामा आपका क्वेश्चन है तो बेटा करें, क्वेश्चन करें, मैं आपको अलाउ किया है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वैसे ओवरऑल इनकी अमाउंट कांस्टेंट है, ये जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया इसका ये मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए बेटा फॉर एग्जांपल मैंने 2 मोल्स यूज किए या ऐसे करें 10 ग्राम यूज किए, ओके, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं जी 5 ग्राम, तो रिएक्टेंट 10 ग्राम हो गए और प्रोडक्ट 5 ग्राम, ये कांस्टेंट है। 5 और 10 प्रोडक्ट रिएक्टेंट का है ना, प्रोडक्ट वो इक्वल भी हो सकते हैं, वो ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। आगे बात समझिए सबको? ओके जी, ओके सर, ठीक है, ओके। अच्छा बेटे अब नेक्स्ट चलते हैं हम थोड़ा सा, शाबाश, टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा सा मूव करते हैं ताकि हम बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें सीख सकें। अच्छा बेटे, केसी एक्सप्रेशन इज ओनली फॉर द लिक्विड एंड गैसेस। अगर आपके पास कोई लिक्विड में है या कोई गैस में है तो ये केसी एक्सप्रेशन लगता है। केसी एक्सप्रेशन के साथ हम केपी एक्सप्रेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। केपी में आप इन तमाम बातों को विद रिस्पेक्ट ऑफ पी लिख लेंगे। जैसे यहां कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ना, मोल पर डीएम क्यूब, ऐसे ही प्रेशर के लिए आप पी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पी। फॉर एग्जांपल पी कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी, पी कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी, पी कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए एंड पी कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। तो ये इसका केपी एक्सप्रेशन होगा। नॉर्मली केपी एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर द ओनली गैस। किसके लिए यूज करते हैं आप? ओनली गैस के लिए यूज करेंगे इसको। ठीक हो गया? तो अब थोड़ा सा हम और आगे मूव करते हैं बेटा। अब हम देखते हैं कि अगर कोई मेरे पास केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल देखिए जी,
कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, और इसके डिसोसिएट होने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई बन गया, तो बेटा इसका केसी एक्सप्रेशन क्या होगा? तो इसका केसी एक्सप्रेशन होगा जस्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही सॉलिड है। तो ये बात आप याद रखिए। और इसी का अगर Kp एक्सप्रेशन निकाला जाए तो वो भी जस्ट क्या होगा? PCO2 होगा। इट मींस वो भी सॉलिड के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इस रिएक्शन का Kc एक्सप्रेशन और Kp एक्सप्रेशन दोनों सेम है। अच्छा, थोड़ा सा और नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने एक रिलेशन पढ़ा Kp, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। जी बच्चे, अलीना गफूर। जी सर, मैंने ये पूछा था कि जो केसी है वो भी सिर्फ गैसेस के लिए अलाउ है और लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं एप्लीकेबल। लिक्विड पे है ना, तो ये लिक्विड तो नहीं है ना, लिक्विड नहीं है, ये भी लिक्विड नहीं है, ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अगर लिक्विड होता, लिक्विड के लिए तो हमने लिखा था, एस्टर्स के लिए लिखते हैं हम, वाटर के लिए लिखते हैं। ठीक है बेटा? ओके, तो हाँ केसी सिर्फ लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बेटा लिक्विड और सॉलिड के, लिक्विड और गैस के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड के लिए नहीं है। और Kp सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, इसमें लिक्विड भी नहीं आएगा Kp के लिए। सर आपने जो फॉर्मूला लिखे है इसमें डेल्टा n किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं? मैं अभी करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है सर। ओके, चले जी आगे थोड़ा सा। अच्छा जी, अब आप आ जाए बेटा डेल्टा n और इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। डेल्टा n क्या चीज है बेटा? डेल्टा n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल, इतना सा आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको सिखाने लगा हूं, आपने जरा वो गौर से देखनी है। इसमें एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखेंगे, बस बाकी सारे काम यहाँ पर हो जाएंगे। क्या याद रखेंगे? छोटा सा यहाँ पर ट्रिक याद रखेंगे। वो ट्रिक क्या है, जरा गौर कर लें। हमारे पास 3 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 3। वो आपसे पूछता है, केमिकल इक्वेशन दे दी उसने आपको केमिकल इक्वेशन दे दी, मैं अभी यहाँ पर सॉल्व करूंगा। आप पहले ट्रिक सीख लें। मैं याद रखवा रहा हूं P को P के साथ। क्या बोला मैंने? P को P के साथ। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि अगर NP ग्रेटर देन NR है, एक केस ये हो सकता है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो सकते हैं एज कंपेयर टू नंबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैं लिखूंगा अभी। दूसरा केस है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम है और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कम ज्यादा है, यानी कि NP स्मॉल है और NP ग्रेटर है। और तीसरा केस देख लें, NP और NR दोनों इक्वल है। ये 3 केस मैं यहां पर लिख रहा हूं। NP ग्रेटर है NR से और NP लेसर है NR से और NP NR इक्वल है। मैंने याद रखने के लिए क्या बताया? P को P के साथ जोड़ दे, बस P को P के साथ मिला दे। ये देखिएगा KP ग्रेटर देन KC, KP लेस देन KC और KP इक्वल टू KC। तो कितना आसान हो गया, याद रखना। P को P के साथ अटैच कर दे। जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे तो Kp ज्यादा होगा, जब प्रोडक्ट के मोल कम होंगे तो Kp कम होगा, जब दोनों मोल इक्वल होंगे तो Kp इज इक्वल टू Kc आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा प्रूव करता हूं। सर मेरे पास एक क्वेश्चन था। जी, इसी से रिलेटेड है या एक मिनट? I wasn't too sure. I remember learning this. If your Kc value, the CD, if you're using all gases, then liquid नहीं count होता ना if one of them is liquid. और था if आप Kc के लिए solve कर रहे हैं and आपकी C, D, A value सारे gas होते हैं, and say for example your B value is a liquid, then you wouldn't use it. I think I learned it like that. I'm not too sure. Kc यूज करते हैं, लिक्विड के लिए यूज करते हैं बेटा। But
if all of them are gases and one of them is liquid. हाँ तो लिखा जाएगा, लिक्विड भी लिखा जाएगा उसमें। Okay, okay, ठीक है। ठीक है, सिर्फ सॉलिड नहीं, इस केस में सॉलिड नहीं, इस केस में सिर्फ गैस लिखते हैं, ना इसमें लिक्विड होता है ना इसमें सॉलिड होता है। Kp प्रेशर है ना, प्रेशर गैस का होता है बेटा। अच्छा अब देखिए, शाबाश, इधर देखिए, मैं यहाँ पर ये बात बताने लगा हूं, अगर तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n है, तो डेल्टा n क्या है, Np माइनस Nr। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इक्वेशन है 2HI H2 प्लस I2। बेटा ये आपकी रिएक्टेंट्स हैं, Nr की वैल्यू है 2, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, Np की वैल्यू है 2। तो व्हाट इज डेल्टा n? 2 minus 2 this is equal to 0. So by putting the value of delta n which is 0 in equation number this, so Kp is equal to Kc RT की पावर 0, किसी की पावर भी 0 होगी तो इक्वल टू क्या हो जाता है 1। सो Kp is equal to Kc, Kp is equal to Kc। तो आपको कोई भी इक्वेशन देकर वो ये पूछ सकता है कि बताएं इसका Kp और Kc के साथ क्या लिंक है, Kp ग्रेटर है, Kc ग्रेटर है या दोनों इक्वल है। तो बेटा जब डेल्टा n की वैल्यू 0 होगी तो इक्वल होंगे, मैंने यहाँ पर बता दिया, यानी Np Nr इक्वल है तो Kp Kc इक्वल, Np बड़ा है तो Kp बड़ा होगा, अगर Np स्मॉल है तो Kp स्मॉल होगा। जस्ट P को P से याद रखना है, इतना छोटा सा ट्रिक बताया तो इसमें आप शाबाश इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, जी आमना दिलबर। सर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिक्विड है ना, तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो प्रोडक्ट के मोल्स के इक्वल हैं, तो हमारे उसके लिए Kc आ गया, तो Kp की वैल्यू उसके इक्वल होगी, तो लिक्विड्स के लिए तो Kp की वैल्यू होती नहीं है। नहीं, हम ये जस्ट इसका रिलेशन बता रहे हैं, यहाँ पर इसका क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। अब Kp की बात है तो डेफिनेटली Kp और Kc अगर सेम फेज में लिखे तो फिर ये एप्लीकेबल होगा ना, ठीक है, वो चेंजिंग हम उसके आगे से बात नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, चलते हैं अब आगे। जी साथ बेटा करें क्वेश्चन। सर मेरा ये सवाल है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के बीच में लिक्विड्स भी और गैस भी हो, तो जब हम उसका Kc कैलकुलेट करेंगे उसमें तो लिक्विड्स को भी हम फैक्टर करेंगे और गैस को भी फैक्टर करेंगे, लेकिन Kp जब उसका निकालेंगे उसमें तो सिर्फ गैस होगी, तो उसमें फिर ये वाला जो रूल ऑफ आपने हम बताया है कि रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स, तो उसमें हमें गैसियस स्टेट में मोल्स देखने पड़ेंगे। हाँ वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना ये बातें, ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, अगर सारे गैसेस के अंदर है तो फिर Kp Kc के साथ रिलेट कर जाएगा। ठीक हो गया, सही है, थैंक यू। सर ये जो आपने बताया था अभी कि नंबर ऑफ मोल्स की रिलेशनशिप विद Kp और Kc, ये दोबारा बता दें। मैंने कहा बेटा P को P से याद रखना, क्या बोला मैंने, रिवाइज करें, P को P से। ओके, अगर Np ग्रेटर है तो कौन ग्रेटर होगा, Kp। ओके, और अगर Np स्मॉलर है तो फिर Kp स्मॉलर होगा, और अगर Np इक्वल है तो फिर वो इक्वल होंगे। बस इतना समझ आया, छोटा सा ट्रिक है, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये मैंने यही बात बताई है कि ऐसे सॉल्व करके आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। मैंने आपको शॉर्टकट बताया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम सेव कर रहा हूं। आप यहां पर डेल्टा n की वैल्यू -1 पुट करके सॉल्व करके देखें तो Kp ग्रेटर आ रहा होगा, या जिस तरह से भी जो भी वैल्यू बन रही होगी, तो आप इसकी सॉल्व में नहीं पड़ेंगे, ये छोटा ट्रिक ही सीखना था हमने। मैंने कहा P को P से याद रख लें, कहानी खत्म होगी ना, ठीक हो गया, ठीक है सर, ठीक है। ओके जी श्वेब बेटा करें क्वेश्चन। जी मरियम करें बेटा क्वेश्चन, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर हो गया मेरा क्वेश्चन। ओके हैंड डाउन करें। सर ये सिर्फ गैसेस के लिए होगा? जी गैसेस के लिए होगा। ओके जी आगे चलते हैं हम, शाबाश। Kp = Kc वाला। जी जी, जब दोनों का रिलेट कर रहे होंगे तो फिर गैसेस को ही देखेंगे। अच्छा जी अब नेक्स्ट देखते हैं, शाबाश। अब एक और छोटा सा ट्रिक सीख लें, ये एरिया मैं इरेज कर रहा हूं। अगर आपको ये देखें इक्वेशन दे दी PCl5 PCl3 Cl2, दूसरी इक्वेशन ले लें आप
2NH3 N2 3H2। ओके, तीसरी इक्वेशन ले लें, ओके हो गया। और कोई और भी इक्वेशन बना लें आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले ली, ठीक हो गया। अब आपको ये इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, अगर तो कोई भी फेज ना दिया हो, जैसे लिक्विड गैस नहीं लिखा हुआ, तो आपने केपी केसी को उसी तरह से अप्लाई करना है। अच्छा, अब आप मुझे देखें कि बताएं किसके लिए केपी की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो क्या देखेंगे, जिसके एनपी ज्यादा होंगे। किसके एनपी ज्यादा है, ये देखें यहाँ 2 है, इसके 1 थे, तो इसके लिए केपी ग्रेटर होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसके लिए केपी ग्रेटर होगा। और इस केस के लिए केपी का होगा केपी इज इक्वल टू केसी होगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है जी। नेक्स्ट चलते हैं। Sir, I have a question. जी बेटा, करिए क्वेश्चन। Previously, a guy said that this is only used for gases. Like, what do you mean? What rule applies only for gases? ओके, ये देखिए, इट मींस नाइट्रोजन है, स्टेट क्या है, गैसियस। हाइड्रोजन है, गैसियस स्टेट है। 2NH3 बन रहा है, गैसियस स्टेट है, ठीक है। इसके लिए जब मैं इसका केपी एक्सप्रेशन लिखूंगा तो उसमें NH3 ट्वाइस PN2 PH2 थ्राइस सब लिखे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई सॉलिड आ जाता है या लिक्विड आ जाता है तो वो फिर इसका पार्ट नहीं होगा। जैसे यहां लिखा था कैल्शियम ऑक्साइड बना था, लेकिन मैंने इसको केपी एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लिखा, वो बस इतना पूछ रहे। Okay, so the whole formula, it only applies for gases, right? Oh yes, Kp is only for the gases and Kc is only for the liquid and gas. Okay, next देखिए बेटा, हम यूनिट्स की बात करते हैं। शाबाश, टाइम हमारे पास थोड़ा है, अब थोड़ा सा जरा मैं फास्ट मूव करूंगा, आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अभी हमारे पास काफी पड़ा हुआ है। शाबाश, ये देखिए, इधर देखिएगा, यूनिट्स मोल पर डीएम क्यूब की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या है, एनपी माइनस एनआर। जो वैल्यू यहां पर आएगी उसको पुट करेंगे तो यूनिट्स आ जाएंगी। जैसे मैं एक इक्वेशन के लिए कर रहा हूं, देखिए बेटा, N2 3H2 2NH3। स्टूडेंट्स बताइएगा, प्रोडक्ट कितने हैं, 2 मोल्स, रिएक्टेंट्स कितने हैं, 4 मोल्स। तो क्या आएगा बेटा, 2 - 4, आंसर कितना आया, -2। डेल्टा एन की वैल्यू है -2, तो यूनिट्स क्या बनेंगे, मोल पर डीएम क्यूब की पावर डेल्टा एन, मोल पर डीएम क्यूब की पावर -2। सॉल्व कर लें, मोल -2 डीएम क्यूब +6 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो बड़ी क्विकली आप इनके यूनिट्स को डिराइव कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है, HF की डीकंपोजिशन, इसका केसी एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल केसी एक्सप्रेशन 10 रेज़ की पावर -3, तो बताएं इसकी केपी की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको ट्रिक बताया आप उतना याद रखिए बस। ये क्वेश्चन इसी तरह से आता होता है, कोई भी इक्वेशन दे दी, उसका केसी एक्सप्रेशन दे दिया, कहता है केपी निकालें क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, जब दोनों नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो केपी केसी क्या होगा, इक्वल। तो केसी की जो वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होगी, वो भी आपके पास केपी की वैल्यू होगी। तो बड़ी जल्दी से ये एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट की फॉर्म में देगा आपको, तो आपने परेशान नहीं होना। मैं उसकी केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, SO2 O2 2SO3 बना रही, ये भी ठीक है। इक्वेशन बैलेंस फॉर्म कहता है SO2 2 मोल, ये इसकी कंसंट्रेशन है, ये क्या है इसकी कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन भी 2 मोलर और ये 4 मोलर बन रहा है, ठीक हो गया। इसका केसी एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो पहले आप केसी एक्सप्रेशन लिखें, क्या लिखा जाएगा, SO3 की पावर 2 SO2 की पावर 2
O2। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दें। SO3 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 का स्क्वायर, SO2 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, O2 की वैल्यू कितनी है 2, सॉल्व कर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 16 बाय 8 सॉल्व करने कितना आ जाएगा बेटा 2। तो इसका क्या आएगा जवाब आपके पास 2 आएगा। क्या आएगा इसका जवाब 2 आएगा। अच्छा इसकी यूनिट्स निकाल, 2 के आगे यूनिट्स भी तो लिखना है ना, कैसे निकालना है यूनिट्स, मोल पर डीएम क्यूब की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट्स 2 है, रिएक्टेंट्स कितने हैं 3, आंसर कितना आएगा -1। तो यूनिट्स क्या होंगे मोल -1 डीएम क्यूब +3। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। जी समीरा बेटा क्वेश्चन करें। जी वकार और समीरा क्वेश्चन करें। So I just wanted to ask just to make sure, Joan say आपने, I know you said it before, but I just wanted to double check. आपने Joan say KP is greater than KC, KP is less than KC, or KP is equal to KC. ये Joan say equations आपने दिए हैं, they're only for gases, right? You can only use this for gases. You can't use this if you're trying to find the relationship between gases and liquids because it has both KP and KC. जी only for the gases, KP is only for the gases बेटा। लेकिन जब रिलेशन है KP और KC के साथ, then you can't use liquids then, right? क्योंकि there's a relationship. वैसे हम यूज कर सकते हैं, वो जस्ट एक रिलेशनशिप डिस्कस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी नॉर्मली हम वो लिक्विड वाला पार्ट है, नॉर्मली वो गैसियस स्टेट में ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर भी गैसियस हो सकता है, तो वो उस केस के अंदर इक्वेशन के नीचे या लिक्विड मेंशन नहीं करता। Okay, ठीक है। So when you're using the KP KC equations like Joan साहब ने दिए हैं to find from the N, most of the time it'll just be in gases. Yes, definitely we use both of them. Okay. जी बेटा एहसान। सर हम प्योर लिक्विड्स के लिए केसी यूज कर सकते हैं? प्योर लिक्विड के लिए केसी यस यूज कर सकते हैं। सर उनकी कंसंट्रेशन लेकिन कांस्टेंट नहीं होती। तो हम देखें, हम तो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ना बेटा, केसी एक्सप्रेशन या केपी एक्सप्रेशन, हमें उसकी कंसंट्रेशन के साथ कोई कंसर्न नहीं है। सर लाइक हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस के लिए और गैसेस के लिए होता है और प्योर लिक्विड्स के लिए नहीं होता, तो इससे कंफ्यूजन थी। कंसंट्रेशन 1 होती है ना बेटा, एक्सप्रेशन में लिखते हैं लेकिन उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है। जैसे वाटर की कंसंट्रेशन जब हम पुट करते हैं तो प्योर के लिए 1 पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन केसी एक्सप्रेशन में लिखते जरूर है। अच्छा सही है, ठीक है। ना भी लिखे तो वो अंडरस्टूड है, 1 होने के बाद वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लिखते जरूर है। जी बेटा। हाँ जी एहसान साहब। सर ये जो आपने ना यूनिट का फार्मूला लिखवाया शॉर्टकट केसी का, ये केपी का भी होता है ना? जी उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ATM बस, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा है। ओके बेटा। ओके सर। चलो जी नूरुल बेटा क्वेश्चन करें। अहमद वकार अपना जो है ना हैंड डाउन कर लें बेटा जिनके क्वेश्चन हो गए। जी नूरुल फटाफट क्वेश्चन कीजिएगा बेटा। वी हैव ओनली 5 मिनट्स। सर मैंने वही क्वेश्चन, मेरा सेम क्वेश्चन है सर, जो प्योर लिक्विड वाली बात है सर, क्योंकि बुक में एग्जांपल दी हुई जिसमें वाटर है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वाटर प्योर लिक्विड है सर, लेकिन उसको केसी एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं किया हुआ। बेटा उसकी कंसंट्रेशन 1 है ना? यस सर, प्योर लिक्विड की 1। अब देखो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्योर फॉर्म में है कि नहीं है सर? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे तो यस सर, जब हम बात करते हैं ना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में, तो वहां पर हम बता देते हैं कि प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर जब कह देते हैं तो फिर कंसंट्रेशन 1 पुट कर देते हैं, और अगर हम कहते हैं कि वो प्योर वाटर नहीं है तो फिर आप वाटर को लिखेंगे। मैं जैसे इतना बात बता रहा हूँ, अगर वो एक्सप्रेशन देता है आपको कोई भी और उसमें लिख देता है वाटर इन प्योर फॉर्म, तो फिर आप वाटर को नहीं लिखेंगे। यस सर, ओके सर, थैंक यू। इस बात पे बात करें क्वेश्चन। सर ये तो अपने एटमॉस्फेयर वाला लिखवाया है, गैसेस के लिए? जी गैसेस के लिए प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर उसका यूनिट होगा। जी सर आई नो sir, everybody is asking you the same thing, but my Wi-Fi disconnected. So can you please explain the equation again?
क्वेश्चन कौन सी क्वेश्चन? KP equals KC, that one. Right. KP यूनिट्स पूछ रहे हैं KP equals KC RT to the power of n. ये वाला। अच्छा वो पहले वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो लास्ट पे फिर मैं अगर टाइम उसमें या कल वेरी नेक्स्ट आके वो एक बार डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? सर अगर इक्वेशन में कंपाउंड सॉलिड स्टेट में हो फिर हम उसे केसी या केपी नहीं लिखा जाएगा। चले जी आगे। अच्छा जी अब देखें, आपने एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। जब आप केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें कंसंट्रेशन चेंज करके लिखते हैं, लाइक ए था तो a माइनस एक्स है, b है तो b माइनस एक्स हो रहा है, तो वो भी आपने थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएंगी। और अगर आपको केसी एक्सप्रेशन नहीं आएगा तो फिर आप आगे वेरी नेक्स्ट ली शेटली प्रिंसिपल के अंदर शॉर्टकट नहीं सीख सकते, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, देखें बेटा, H2 है, I2 है, 2HI बन गया। इसकी कंसंट्रेशन A थी, इसकी B थी, इसकी 0 थी, जब टाइम क्या था 0। कुछ टाइम गुजर गया बेटा, ये क्या होगा A माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा B माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा 2x। उसकी रीजन क्या है बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है 2x बनेगा, ये 2 मोल्स बनेंगे। ये x बेसिकली क्या है? मोल्स। तो B इसके ओरिजिनल मोल्स से उसमें से कितने मोल्स कम होंगे, ये आयोडीन के जो गिवन इक्वेशन में मोल्स होंगे वहां से पता लगेगा। जैसे a माइनस 1x, यहां पर b माइनस 1x है। अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी होती लाइक n2 3h2 2n3, तो बेटा इसके अगर a है b है 0, तो इसके लिए लिखा जाना था a माइनस x, इसके लिए लिखा जाना था b माइनस 3x, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। और यहां लिखा जाना था बेटा 2x, क्योंकि अमोनिया के 2 मोल बन गए। तो इसी तरह से यहां पर भी a माइनस x, b माइनस x और 2x, ये तो मोल्स है, तो मोल पर dm क्यूब होता है कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो a माइनस x ओवर v, b माइनस x ओवर v, 2x ओवर v। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर 2x ओवर v की पावर 2, a माइनस x ओवर v, b माइनस x ओवर v, सॉल्व कर लें 2x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, a माइनस x ओवर v, b माइनस x ओवर v, b ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं इसको भी सॉल्व करवा देता हूं। ये डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय v, सॉल्व करने क्या बनेगा? ये बनेगा 2x ओवर v की पावर 2 डिवाइडेड बाय a माइनस x ओवर v, b माइनस 3x ओवर v की पावर 3, सॉल्व कर लें 4x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस x डिवाइडेड बाय v, b माइनस x पावर 3 डिवाइडेड बाय v पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये v पावर 4 है तो ऊपर चला जाएगा, तो देगा vx स्क्वायर ओवर a माइनस x b माइनस 3x की पावर 3। तो इसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह इसका भी शॉर्टकट बता दूंगा कि अगर तो आपसे एक क्वेश्चन पहले करने दें फिर करते हैं। अगर तो आपके पास रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ऊपर आएगा, अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम नीचे आएगा। अगर दोनों मोल सेम होंगे तो वॉल्यूम का फैक्टर ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम का फैक्टर नहीं है, यहाँ रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा थे तो वॉल्यूम ऊपर, प्रोडक्ट्स के मोल होंगे ज्यादा तो वॉल्यूम नीचे, बस इतना याद रखें। तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम की ही रिलेशंस को डिस्कस करना है, तो उसको फिर हम देखेंगे। जी सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि काइंडली हमें ना 2 बजे फ्री कर दिया करें, क्योंकि 15 मिनट हमें मिलते हैं, उसमें हमें नमाज पढ़नी होती है, तो 5 मिनट नमाज नहीं पढ़ी। ओके एंड हो गया जी। बॉटम लेफ्ट में अपनी क्या इक्वेशन नहीं है, उसमें आपने क्या क्या काटे हैं, वो अपने इसमें स्टेप्स थोड़े से कम लिखे हैं। 20 कैसे मैंने बहुत तेजी के साथ किया। नहीं a माइनस x को आपने क्या बना दिया था ऊपर, a माइनस x आपने x बना दिया। नहीं a माइनस x ही है। अच्छा वो आपने x ऐसे लिखे ना, वो लग रहा है एक ही चीज है। तेजी के साथ लिखा बेटा, a माइनस x ओवर b, b माइनस x ओवर b, ये दो इन दो से कैंसिल हो गए। ठीक हो गया, ठीक है सर। ओके मैं भागता हूँ, आप पकड़ लेते हैं फिर सारे, ठीक है? तेजी के साथ लिखता हूँ, दोबारा लिखना पड़ जाता है। चले जी अच्छा, अब ऐसा करते हैं, यहाँ तक आज का लेक्चर हम रख देते हैं, कल यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा जी। आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर जो क्वेश्चंस आपके ज़हन में आएंगे तो उसको फिर हम कल कलेक्टिवली कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप नमाज पढ़ें और सर मेरी बात तो सुन ले।
हाँ जी सुनाए जनाब। सर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ये ए बी और ये जीरो क्या चीज है? ये वाली चीजें। हाँ जी। अच्छा अब आप इसके लिए क्या करें, हम यहीं से आगे कल कंटिन्यू करेंगे, यही क्वेश्चन रखूंगा। ओके आपने काम करना है बड़ा छोटा सा, आपने करना है बुक में से जो केसी एक्सप्रेशन है ना ये सारे वहां दिए हुए हैं, एक बार वहां से देख लें, फिर हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो ये करने के बाद मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, आप वहां से उसको इजीली निकाल लिया करें। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ये आपने बुक में से थोड़ा सा इसको देख लेना है, ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन आपके ज़हन में आएंगे तो फिर वो आप कल कर लीजिएगा, ताकि जो रिमेनिंग कोई भी बात रह जाए आपके ज़हन में वो भी क्लियर हो जाए। जी आलिया बेटा। सर अगर आप ट्रिक बता देंगे तो हमें सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? ट्रिक छोटा बताया है, सिंपल ट्रिक बताया है। जो मोल्स है ये देखिए, यहाँ पर दोनों मोल्स अगर सेम है तो वॉल्यूम का फैक्टर है, हमने केसी को वॉल्यूम के साथ ही देखना होता है लीस्ट शेक्सपियर प्रिंसिपल के अंदर भी। और यहाँ देखिए अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो वॉल्यूम कहाँ पर आ रहा है, रिएक्टेंट ज्यादा है तो ऊपर आएगा, अगर प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो नीचे आएगा। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कहाँ पर है, ऊपर, ठीक है, और दूसरे केस में नीचे। अब कितनी वैल्यू आएगी वॉल्यूम की उसकी भी जरूरत नहीं है, V2 आ रहा है, V3 आ रहा है, जब आप केसी एक्सप्रेशन के साथ जस्ट उसको चेक कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको दे दे तमाम वैल्यूज के बताएं इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन केसी के लिए ट्रू होगा तो फिर मजबूरी होगी, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और जस्ट अगर आपने एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो वो आप यहाँ से याद रख लें कि अगर ऊपर है वॉल्यूम तो क्या होगा, नीचे है तो क्या होगा, ठीक है। अब सी यू टुमारो इंशाल्लाह, टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।